नमस्कार साथियों, एच एन कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल साइंस का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मानव श्वसन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो हम टॉपिक की ओर चलते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मानव श्वसन तंत्र। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, देखो ये टॉपिक हम फील करके पढ़ने में ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी हमारे पास है और ह्यूमन बॉडी हमारे पास होकर हम उसको रियलाइज भी कर सकते हैं, पूरा महसूस करते हैं, और महसूस करके पढ़ेंगे तो अच्छा याद होगा। ठीक है, और महसूस करके ही मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा और आप भी कोशिश करना साथ साथ समझने की। तो श्वसन कितने प्रकार के होते हैं और श्वसन की डेफिनेशन क्या होती है, और मानव में श्वसन क्या होता है, और मानव में श्वसन प्रक्रिया क्या होती है, और डिजीज क्या है श्वसन, ये टॉपिक हम सब पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं श्वसन की डेफिनेशन। श्वसन, ठीक है, श्वसन क्या है? श्वसन वायु मंडल से वायु का शरीर में श्वसन मार्ग द्वारा अंदर जाना या ग्रहण करना, यह सामान्य श्वसन है, जिसे श्वसन कहते हैं। वास्तव में सांस अंदर लेना उसे श्वसन नहीं कहते हैं। ये तो एक सामान्य भाषा हो गई कि सांस या श्वसन का अंदर खींचना। जैसे हम सांस अंदर खींचते हैं तो उसे श्वसन कहते हैं, ये कोई उसे श्वसन नहीं कहते। ये तो सामान्य उससे परिभाषा, उसकी मतलब सामान्य श्वसन है। यह एक ब्रीथिंग है। क्या बोलते हैं इसे? ब्रीदिंग। ठीक है, रियल श्वसन क्या होता है? वो यह होता है कि ग्लूकोज का अपघटन। तो रियल यानी इसे श्वसन कहते हैं, ना कि या इसे सामान्य श्वसन कहते हैं। किसे? श्वसन का या वायु का अंदर जाना, ऑक्सीजन का अंदर जाना। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन जाती है, वायु जाती है। अब वायु में ऑक्सीजन भी जाती है, नाइट्रोजन भी जाती है, जो वायु में जो भी गैस होते हैं वो सभी जाती है, CO2 भी जाती है इवन। लेकिन अंदर सिर्फ ऑक्सीजन ही मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ही बाइंडिंग बनाती है। इसलिए अंदर श्वसन में हम वायु लेते हैं, ना कि सिर्फ ऑक्सीजन। ये सही और रियल परिभाषा यही है। ये कहना सही नहीं रहेगा सिर्फ ऑक्सीजन जाती है। कोई फिल्टर नहीं लगा होता नाक में कि हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, सारी गैस होती है वो लेते हैं, मतलब वायु लेते हैं। ठीक है, अब हम रियलाइज से पढ़ेंगे, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि जो किताबी ज्ञान चल रहा है वो नहीं, हमें रियलिटी के साथ और जो वास्तविकता है उसके साथ फील करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये श्वसन है, ये श्वसन है, मतलब सामान्य श्वसन है। रियल श्वसन क्या है वो देखते हैं। श्वसन उसे कहते हैं जिसमें ग्लूकोज का
ऑक्सीकरण या दहन होता हो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में उसे ही श्वसन कहते हैं। मैंने बोला ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी श्वसन होता है और अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है, इसलिए ये दो प्रकार का श्वसन होता है। वो आगे हम प्रकार पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन का उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है, वो ऑक्सीजन श्वसन होता है, और जो अनुपस्थिति में होता है वो क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो ये एक केमिकल इक्वेशन होती है। मतलब श्वसन क्या है, श्वसन ये है ग्लूकोज मतलब C6H12O6 प्रेजेंट ऑक्सीजन कन्वर्ट किस में होगा, ये CO2 में। पूर्ण दहन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको रेडॉक्स वाले ऑक्सीकरण अपचयन वाले में बताया था कि पूर्ण दहन का मतलब क्या होता है, किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 और H2 में बदलना, ये पूर्ण दहन होता है। ये पूर्ण दहन हो गया इसका। CO2 6 अणु बन गए और जल का अणु बन गया, और प्लस ATP मतलब ऊर्जा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये ऊर्जा होती है। और एक ग्लूकोज के ऑक्सीजन की उपस्थिति में 38 ATP बनती है, ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी में 36 दे रखे हैं, तो 36 आंसर हो ऑप्शन में तो 36 मान लेना। मेनली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 36 है, 36 माना, और आरबीसी के हिसाब से 38 है, तो आप दोनों देख लेना। मेनली आंसर 36 में मान्य होगा। ठीक है, यहाँ ए ग्लूकोज के अणु में 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, यह श्वसन है। यह श्वसन भी कौन सा है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति वाला श्वसन है। तो श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, 2। तो अब लिखते हैं हम श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, इंग्लिश में भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि कोई इंग्लिश का भी हो तो उसे प्रॉब्लम ना आए। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन टाइप है ना। तो ये 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये 2 टाइप होते हैं। दिखाई नहीं दिया, देखते हैं। पहला क्या आ गया, एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये मानव में भी होता है दोनों टाइप। जब
ज़्यादा थकता है आदमी तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। तो मैं अब आपको थोड़ा सा इनका थोड़ा वर्गीकरण देख लेते हैं। पहला एरोबिक में देख लेते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब, हाँ हिंदी तो हम लिखेंगे ज़रूर, तो पहले इंग्लिश भी लिख लेते हैं। ऑक्सीसोसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण दहन ही ऑक्सीसोसन है। एग्जाम्पल मानव में होता है, सभी को पता है। हम शोषण करते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीशोषण होता है, जिसमें सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। अभी इसके देख लेते हैं क्या क्या, मतलब एक तो रिएक्शन ये ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन होता है, Na-C12 वो चीज़ वो रिएक्शन बताई थी ना, वो यहाँ लागू होती है। मतलब यहाँ ऑक्सीजन हुआ ना यूज, इससे CO2 प्लस H2 बनता है और ATP बनती है। वो कितनी बनती है, ATP बनती है। वो कितनी बनी, दिखाई नहीं दिया ना, इसको थोड़ा सा करता है। ये ATP 36 लिख लेते हैं NCERT के हिसाब से, ठीक है। इसमें ज़्यादा ऊर्जा बनती है और ये कहाँ संग्रहित होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। कोशिकांग है ना, वहाँ पे संग्रहित होती है ATP ऊर्जा। एक कि ऑक्सीशोषण में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, एक ATP यानी ऊर्जा ज़्यादा बनती है, और ये मानव व उच्चतर जीव में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मानव व उच्चतर जीव में पाया जाता है, ठीक है। ये क्रिया एनारोबिक की ओर देख लेते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन अनऑक्सीशोषण। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का दहन होना ही अनऑक्सीशोषण होता है। ये सीधी सी सिंपल सी परिभाषा हो गई। अब हम देखते हैं कि अनऑक्सीशोषण का प्रोडक्ट क्या होता है और अनऑक्सीशोषण में एनाएरोबिक में रिएक्शन क्या होती है। ये अनऑक्सी में पहली बात तो ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ठीक है, एक लाइन ये याद रखना। दूसरी लाइन ये याद रखना, इसमें 2 ATP अणु बनते हैं, ठीक है। 2 ATP अणु बनते हैं अनऑक्सी रेस्पिरेशन में, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है।
अब रिएक्शन बता देता हूँ इसमें। ग्लूकोज होता है C6H12O6, ऑक्सीजन होगा नहीं यहाँ, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ह्यूमन, हमारे अंदर तो ये मानव में तो ये लैक्टिक एसिड में चेंज होता था, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज लैक्टिक, ह्यूमन में ये लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाता है, ठीक है। और 2 अणु एटीपी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और ये कोशिका दरों में, कोशिका दरों में संपन्न होती है क्रिया, कोशिका दरों में संपन्न होती है क्रिया, ठीक है। लेकिन निम्न जीव जैसे कवक, खमीर, ईस्ट में, इनमें क्या होता है कि C6H12 एल्कोहल में चेंज होता है। अनोक्सी का प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्कोहल, यानी C2H3OH, ठीक है। एल्कोहल बनता है और 2 अणु एटीपी के बनते हैं, ठीक है। ये इसमें निम्न जीवों में एल्कोहल का निर्माण होता है अनोक्सी शोषण में। ध्यान रखना, एल्कोहल का निर्माण किस में होता है? किण्वन क्रिया में, फर्मेंटेशन में, या फिर निम्न जीवों में, ठीक है। और यह सिर्फ कोशिका दरों में संपन्न होती है क्रिया। और ऑक्सी शोषण कहाँ होती है? ऑक्सी शोषण कोशिका द्रव्य प्लस माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। माइट्रो, ठीक है। ये ऑक्सी शोषण में होता है, ठीक है। हम 2 टाइप पढ़ लिए। अब ये शोषण के प्रकार हो गए। अब ये देखते हैं कि कौन से जीवों में कैसे रेस्पिरेशन होता है और हमारे में कैसे होता है। तो पहले देख लेते हैं जीवों में रेस्पिरेशन कैसे होता है, शोषण के प्रकार। वो हैं जीवों के आधार पर, ठीक है। ये टाइप हैं अलग अलग जीवों में रेस्पिरेशन टाइप्स, ठीक है। जैसे निम्न कशेरुकी जीव है, निम्न अकशेरुकीय, निम्न अकशेरुकीय जीव में सामान्य सतह त्वचा से, मतलब त्वचा से शोषण हो जाता है। शोषण, यह एक शोषण किस किस में होता है? ये माध्यम है, ये जीव है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से जीव में कैसे शोषण होता है। निम्न कशेरुकी में सामान्य त्वचा से
और मोलस्का प्राणियों में, मोलस्का जीव होता ना, संघ, मोलस्का संघ, मोलस्का संघ में, मोलस्का संघ में यानी कीटों में, या कीट लिख देता हूँ कोष्टक में, ट्रेकिया के माध्यम से। किससे होता है? श्वसन नलिकाओं के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? श्वसन नलिकाओं के माध्यम से, ब्रोंक्यूल्स के माध्यम से। ठीक है। तीसरा टाइप है वो है जलीय प्राणियों में। जलीय प्राणियों में जैसे मछली वगैरह में किसमें होता है? किससे होता है? गिल्स से, यानी कलोम, कलोम से। ठीक है। अब है स्थलीय जीव, ये निम्न प्राणी हो गए। फिर मोलस्का हो गया। अब इस मोलस्का, फिर इसमें केंचुआ हो गया। ये केंचुआ भी बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है। केंचुआ, केंचुआ में सामान्य सतह से होता है। मेंढक में भी सामान्य सतह से होता है। मेंढक का भी क्वेश्चन आ सकता है। मेंढक उभयचरी है। और स्थलीय प्राणियों जैसे हम लोग हैं, स्थलीय प्राणी है ना, ये फेफड़ों से करते हैं। किससे करते हैं? फेफड़ों से श्वसन करते हैं। फेफड़े यानी लंग्स, फेफड़ों से श्वसन करता है। ये श्वसन के प्रकार हैं जीवों में, अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से। ठीक है। इंग्लिश वालों को मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ कि ह्यूमनों में लंग्स से, केचुआ में केचुआ ही बोलते हैं इंग्लिश में, सामान्य स्किन से, और कीट वगैरह जो होते हैं मोलस्का उसमें ब्रोंक्यूल से, और नॉन वर्टिबल्स में स्किन से होता है। ठीक है। ये जीवों में प्रकार का हो गया। अब हम इन सभी जीवों में से सिर्फ एक ह्यूमन का पढ़ेंगे, स्थलीय प्राणी में ह्यूमन का। ये हमारा टॉपिक है। ठीक है। लेकिन ये भी पूछा जाता है, सामान्य बातें वो हम कर ली। तो अब आगे हम चलते हैं ह्यूमन श्वसन तंत्र के बारे में। अब हम ह्यूमन का रेस्पिरेशन है वो पूरा पढ़ते हैं। तो उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं वो देखते हैं। तो मानव, ये हमारा टॉपिक था, मानव श्वसन तंत्र। आपको पता होगा तंत्र किससे मिलकर बना होता है? अंगों से मिलकर बना होता है, और अंग मिलकर सिस्टम, ऑर्गन मिलकर सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो यह हमारा श्वसन तंत्र है। ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ से, नाक से, सभी जानते हैं नाक से श्वसन लेते हैं। फिर नाक से नासा गुहा में जाता है। फिर नोज से, नोज कैविटी के बाद में ये कॉमन फेरिंग्स आता है, मतलब घर्षणी से, जहाँ से भोजन भी गुजरता है। मैं डाइजेशन वाले चैप्टर में बताया था। और श्वास भी गुजरता है। एपिग्लोटिस ढक्कन से ये कंट्रोल होता है श्वसन मार्ग। फिर यहाँ कंठ मतलब लैरिंग्स श्वसन यंत्र, यहाँ जाता है श्वसन गैस। फिर ब्रोंकियो में जाते हैं, ब्रोंकाई में श्वसन, मतलब श्वसन नली में जाती है श्वास। उसके बाद ये दो भाग में बढ़ जाती है, ब्रोंकाई में बढ़ जाती है श्वसन, जो लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स में अलग अलग हो जाता है डिवाइडेशन। तो राइट लंग्स ये है, वो थोड़ा, राइट लंग्स थोड़ा बड़ा होता है
लेफ्ट लंग्स थोड़ा छोटा होता है। क्यों होता है? आप सभी को पता है लेफ्ट साइड में हमारी बॉडी में, आप खुद फील करना है इसको, हमारे लेफ्ट साइड में हार्ट होता है। ये बीच में क्या है? हार्ट मतलब हृदय है। तो हृदय इस तरफ होगा तो इसका मतलब थोड़ा जगह घेरेगा। तो वक्ष गुहा के ये पिंजरा के अंदर है, जैसे ये छाती है हमारी, तो ये पसलियों से घिरा होता है। अंदर फेफड़े होते हैं, यही हार्ट होता है, मतलब ये जगह ये भी गिरेगा, लंग्स भी और हार्ट भी। तो हार्ट इस साइड में है, तो इसका मतलब ये इधर वाला लंग्स छोटा होगा, प्रकृति ने इसलिए छोटा बनाया है इसको, और राइट वाला बड़ा है। ठीक है, ये फील करके पढ़ना हमको, क्योंकि हमारे पास बॉडी है और हम हमारे पार्ट को फील भी कर सकते हैं। कि अब इस लंग्स के ऊपर पसलियाँ होती हैं, ये सबको पता है। हमारे छाती पे अब हाथ लगा के देखो, ऊपर पसलियाँ हैं, ये 12 जोड़ी की हैं हड्डियाँ होती है ना ऊपर। इस वक्ष गुहा के अंदर लंग्स हैं, और इस लंग्स के नीचे की तरफ एक डायफ्राम है, जो ऊपर नीचे, मतलब डायफ्राम एक मांस की पेशियाँ हैं जो ऊपर नीचे मूवमेंट करती है, जो जिसके माध्यम से अक्षीय आयतन बढ़ता है वक्ष गुहा का, जिससे शोषण अंदर मतलब गैस आने की संभावना मतलब कि वायु दाब कंट्रोल करता है, तो गैस अंदर आती है और जाती है। ठीक है, यह है श्वसन तंत्र के पार्ट। फिर ये या श्वसन क्या मतलब श्वसनीय यानी ब्रोंकाइल में पार्ट ऑफ विभाजन हो गया। फिर ये छोटे छोटे शाखाओं में ब्रोंकेल्स में विभाजित होकर लास्ट में एल्वेलाई मतलब वायु कुपिका में, लास्ट में वहाँ वायु कुपिका में ऑक्सीजन का संचार होता है, यानी क्या होता है? विसरण होता है, जहाँ से CO2 बाहर आती है और O2 अंदर जाती है। ऑक्सीजन अंदर ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड विमोचित होती है। फिर श्वसन द्वारा बाहर, श्वसन के द्वारा, ब्रीथिंग के द्वारा बाहर वातावरण में छोड़ी जाती है। वो दाब, सापेक्ष दाब के द्वारा ये क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो हम एक एक श्वसन पार्ट है, जिसमें नाक गुहा मतलब नासिका गुहा, फिर ग्रसनी, फिर श्वसनी, फिर श्वसनीयाएँ, और फिर वायु कुपिकाएँ, ये लंग्स के ऐसे एक एक पार्ट को हम पढ़ते हैं। और डायफ्राम, ये सभी पार्ट हैं, श्वसन के अंग हैं, इनको हम पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है, चलो ये डायग्राम आपने देख लिया अच्छे से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें पहले क्या आएगा? नोज, मतलब हम सांस कहाँ से लेते हैं? नोज से, नोज। फिर नोजल कैविटी, नोजल कैविटी यानी हिंदी में भी देखते जाते हैं नास, मतलब नासा, नोज मतलब नासा। फिर यह नासा गुहा, नोजल कैविटी मतलब नासा गुहा, हिंदी भी देखते जाते हैं साथ ही साथ। नासा गुहा के बाद ये फेरिंग्स में जाती है श्वास, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से एल्विलाई। फेनिक्स मतलब ग्रसनी, क्या होता है? ग्रसनी। लैरिंग्स से मतलब
कंठ या श्वसन मतलब ध्वनि यंत्र यानी ध्वनि यंत्र, ठीक है, लैरिंक्स। फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया मतलब श्वसन नली। फिर श्वसनिया, फिर श्वसनी निकाय, ब्रोंक्यूल्स मतलब श्वसनी काएं, और एल्विलाई मतलब वायु कूपिका। ये पूरा पार्ट है श्वसन मार्ग, ये पूरा श्वसन मार्ग है पूरा। क्या है? श्वसन मार्ग। यहाँ से फिर गैस का क्या होता है? आवागमन होता है, मतलब परिसंचरण होता है, आदान प्रदान होता है। यहाँ से कहाँ से? एल्विलाई से, ठीक है। अब एक एक पार्ट को हम पढ़ते हैं। पहला है नोज, फिर नोज कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्योल्स, फिर एल्विलाई, ठीक है। एक एक टॉपिक लेते हैं, एक एक पार्ट का। अब हम नास मतलब नाक पढ़ेंगे। तो नोस, पहला टॉपिक, पहला पार्ट क्या है हमारा? नोस मतलब नाक। इसमें क्या है? यह है दो छिद्र युक्त श्वसन मार्ग है, ठीक है, जो उपास्थि का बना होता है, ठीक है। इतना ही पढ़ते हैं इसमें। फिर अगला पार्ट हमारा दूसरा, वो क्या है? नोजल कैविटी। क्या है? नोजल कैविटी। नासा गुहा, ठीक है। इसमें क्या होता है? श्वसन या श्वास या वायु नाक छिद्र या नासिका छिद्र सही रहेगा, नाक नासिका छिद्र से अंदर नासिका गुहा यानी नोजल कैविटी में नोजल कैविटी में जाती है, जहां वायु को शरीर के अनुकूल किया जाता है। जैसे गर्मी होगी तो यहाँ नासा गुहा में वायु को थोड़ा सा नमी युक्त किया जाएगा, जिससे बॉडी टेम्परेचर बना रहे। और यदि सर्दी होगी तो यहाँ गर्म किया जाएगा वायु को, ताकि ठंड ना लगे। या मतलब कि बॉडी तापमान नियमन का काम यहाँ होता है।
और यहाँ क्या होता है नासिका में रोम होते हैं, मतलब बाल होते हैं। बालों के द्वारा श्वसन के कण ये जीवाणु को रोका जाता है, ताकि फिल्ट्रेशन का काम होता है, ताकि अंदर न जाएं। एक एक और यहाँ श्लेष्मा का और स्रावित होता है, जिससे जीवाणु और बैक्टीरिया यहाँ मरते हैं। और एक दिन में नासिका श्लेष्मा 1 से 1.2 लीटर स्रावित होता है। यह नासिका स्राव है। नासिका स्राव बैक्टीरिया के आने पर भी स्रावित होता है, और कभी आंसू आने पे यानी दुख की गणना में भी नाक से स्राव उत्पन्न होता है। ये और भोजन के टाइम पर भी नासिका स्राव उत्पन्न होता है। ये 3 प्रकार से स्वाद ग्रहण के लिए होता है। ठीक है, अब हम इसे लिखते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा, अब हम लिखते हैं। तो अब मैं आपको एक साथ सुनाया, अब इसको हम लिखते हैं। नासिका गुहा में जहाँ वायु को अनुकूलित किया जाता है, वायु को ठंडा या गर्म मौसम के अनुसार किया जाता है। ठीक है, मौसम के अनुसार किया जाता है वायु को गर्म या ठंडा। आपको समझ में आ गया। और यहाँ नासिका स्राव भी उत्पन्न होता है। ठीक है, जिससे, और यहाँ क्या है, रोम है। नासिका रोम भी यहाँ होते हैं, जो वायु में कीटाणु व मिट्टी के कणों को रोकने का काम करती हैं। नासिका स्राव से जीवाणु को नष्ट भी यहाँ किया जाता है। सामान्यतः श्लेष्मा जीवाणु रोने, भोजन आदि के समय स्रावित होते हैं, जो 1 से 1.3 लीटर स्रावित होता है। ठीक है, ये नासिका गुहा में ये काम होता है। अब हम तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, फेरिंग्स, कृष्णिका।
घर्षणी, घर्षणिका नहीं, घर्षणी ओनली। फेरिंग्स, ये क्या है, भोजन और श्वसन दोनों का कॉमन पार्ट है, जो हमने डाइजेशन सिस्टम में पढ़ा था। तो इसमें क्या लिखना है, यह भोजन, यह भोजन, भोजन व श्वसन दोनों का सामान्य पथ है या एक ही है, एक ही है, एक ही पथ है। ठीक है, इसमें इतना ही बताएंगे। जो श्वसन एपिग्लोटिस के द्वारा कंट्रोल होता है, एपिग्लोटिस ढक्कन के द्वारा, ये भी लिख लेते हैं। श्वसन मार्ग एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस यानी गाठी ढक्कन, गाठी ढक्कन, गाठी ढक्कन द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, अब हम अगला पार्ट पढ़ते हैं, वो अब है लैरिंग्स। क्या है, लैरिंग्स यानी ध्वनि यंत्र, इसे ध्वनि बॉक्स बोलते हैं। ध्वनि यंत्र यानी कंठ, ये कंठ है, एक तरह के होते हैं कंठ, क्या होते हैं ये, कंठ, उसे बोलते हैं ध्वनि यंत्र। ठीक है, इसमें क्या होता है, ध्वनि का उत्पन्न किया जाता है, आवाज, भाषा का उत्पन्न किया जाता है, और इसमें पेशियां व उपास्थि की बनियों का एक बॉक्स होता है, जिसमें ये ध्वनि का उच्चारण करता है। ध्वनि का उच्चारण उत्पन्न होता है यहाँ से। ठीक है, ये लैरिंग्स में हो गया। जिस पिच वगैरह, महिलाओं की लैरिंग्स पिच कम होती है, ऐसे वो इसमें निर्भर होता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक, हम अगला पार्ट हमारा 5वां, वो क्या है, ट्रेकिया। ट्रेकिया यानी श्वसन नली, क्या है, श्वसन नली। श्वसन नली क्या होती है, ये श्वसन मार्ग होता है, जिसमें सी आकार के उपास्थि के छल्ले लगे होते हैं, ताकि ये ट्रेकिया या श्वसन नली संकुचित ना हो जाए, यानी चिप ना जाए। तो इसकी मेन बात क्या है, इसमें सी आकार के छल्ले लगे होते हैं। जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, यह है, हमने ये नाक पढ़ लिया, फिर आगे नासाक हुआ, नोजल कैविटी पढ़ लिया, फिर आगे ये
पढ़ लिया, कंठ भी पढ़ लिया। ये लैरिंग्स यहाँ है, गर्सनी। अब गर्सनी के बाद में ये क्या है, श्वसनी क्या, ब्रोंकिया। इसमें ये गोल गोल क्या दिख रहे हैं, छल्ले से दिख रहे हैं ना, सी आकार के। ये सामने की तरफ होते हैं, ये सी आकार के छल्ले होते हैं, ताकि ये पिचक न जाए श्वसन नली। और अस्थमा वाले प्रॉब्लम होती है ना, उसमें ये श्वसन मार्ग पिचक जाता है। अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनको, जो एलर्जी टाइप की होती है। तो ये सी आकार के छल्ले यही है श्वसन, और ये कॉमन मार्ग है श्वसन का लंग्स की ओर जाने के लिए। यही इतना ही पार्ट है श्वसन में। और यहाँ एक श्लेष्मा स्रावित होता है, ताकि जीवाणु को बैक्टीरिया आता है वो भी खत्म हो जाए। बस इसमें मेनली एक इतना है कि सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, उपास्थि के बने होते हैं वो, कार्टिलेज के। अब आगे हम अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो है ब्रोंकाई। क्या है, ब्रोंकाई, 6 नंबर का। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई मतलब श्वसनीय। क्या है, श्वसनीय। श्वसनीय मतलब ये दो होती हैं, जो दाएं लंग्स और बाएं लंग्स की तरफ विभाजित हो जाती हैं। श्वसनीय दो भागों में बट जाती हैं, जो दायां लंग्स व बायां लंग्स की तरफ जाती हैं। ठीक है, इसका इतना ही पार्ट है, इतनी बात है। आगे ये ब्रोंकाई आगे छोटे पार्ट में और बढ़ जाती है। वो मतलब ये एक तरह का द्वितीय विभाजन, अब तृतीय विभाजन होगा इस श्वसन मार्ग का। तो वो है ब्रोंकाई से ब्रोंकिया, ब्रोंकाइस। वो क्या है, ब्रोंकाइस। ब्रोंकाइस इसे बोलते हैं श्वसनिका। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इसे, श्वसनिकाएं। ये क्या, कई ब्रांच शाखाओं में श्वसन मार्ग बढ़ जाता है, उससे ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, यह तृतीय विभाजन होता है श्वसन मार्ग का। यह तृतीय विभाजन होता है श्वसन मार्ग का। ठीक है, एक लाइन तो ये लिख लेते हैं। एक बात और क्या है, आपको डायग्राम में समझा देता हूँ। यह है कहाँ, कंडीशन की स्थिति के साथ भी दिखाता हूँ। चलो, ये यहाँ से यहाँ बटा लेफ्ट और राइट में, इसे तो क्या बोल दिया, श्वसनीय है। अब ये छोटी छोटी ब्रांच में और बढ़ के इधर चलेगी, एक ब्रांच इधर चलेगी, एक ब्रांच इधर चलेगी। ये 3-4 ब्रांच हो गई ना अंदर छोटी। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हीं ब्रांचों को क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं। क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं। ठीक है, यानी ब्रोंक्यूल्स। इंग्लिश में भी ध्यान रखना, इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम ना है। ये है वो, पहले एक थी मतलब श्वसनली थी, फिर क्या हो गई, श्वसनीय मतलब ब्रोंकाई 2 में बट गई,
फिर ये ब्रोंकाई ब्रोंक्योल्स में बट गई, इधर 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 बट गई ना, ये क्या है, श्वसनिकाएं। ठीक है। फिर लास्ट अंतिम पार्ट क्या होगा, एल्विलाई, वो है ये लास्ट एक घुमाव अंगूर जैसी आकार की संरचना, वो क्या है, वायु कूपिका, एल्विलाई, वो अंतिम पार्ट यह है। फिर यहाँ से गैस का विनिमय होगा, आदान प्रदान होगा। ठीक है। अब हम यहाँ तक आ गए, कहाँ तक, यहाँ तक ये ब्रांचेज है ना छोटी छोटी, यहाँ तक आ गए। ये इसका टीएस कट रखा है ना लंग्स का इधर वाले का, तो हम अंदर पूरे पार्ट देख रहे हैं। इधर तो साफ है, मतलब सही है पूरा लंग्स, लेकिन इधर वाला कट के पूरा दिखा रखे हैं कि अंदर कैसे वर्गीकृत होता है श्वसन मार्ग। ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ लिए दो पार्ट, तो ब्रोंकाइज, ब्रोंकाई के बाद में ब्रोंकाइस मतलब ब्रोंक्यूल्स, छोटी छोटी श्वसनिकाएं, फिर उसके बाद में एल्विलाई। ठीक है। यह तृतीय विभाजन है। यह श्वसन क्षेत्रफल बढ़ाने में सहायक होता है ताकि ऑक्सीजन CO2 विसरण हो सके। ठीक है। अब अंतिम पार्ट वो श्वसन का है, वो क्या है, एल्विलाई यानी वायुकूपिका, एल्विलाई वायुकूपिका। ठीक है। ये अंतिम और मेजर पार्ट है, ये लंग्स की इकाई होती है क्या, वायुकूपिका, क्योंकि इनसे ही मिलके बना होता है, वायुकूपिका उनसे मिलके बना होता है श्वसन लंग्स। तो लंग्स की इकाई क्या है, क्रियात्मक एल्विलाई या कूपिका। ठीक है। यहाँ से गैस का विनिमय होता है। तो यहाँ इसमें क्या लिखते हैं, यहाँ पर O2 CO2 का विसरण या आदान प्रदान होता है। यहाँ रक्त के हीमोग्लोबिन से O2 का जुड़ना व CO2 का मोचन होता है। ठीक है। ये अंतिम पार्ट है। अब एल्विलाई को मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, कैसे विसरण होता है, कैसे क्या होता है। देखो एल्विलाई ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे हो गए। वो अंतिम पार्ट आपको दिखाया था ना गोल गोल सा, वो ऐसे अंगूर के आकार की संरचना है, वो ऐसी थी। यहाँ गैस आती है O2 मेनली यूजेस में, और यहाँ इसकी सल की दीवार होती है, पतली दीवार होती है, इससे रक्त वाहिनी जुड़ी होती है। ये रक्त वाहिनी जिसमें रक्त का प्रवाह होता है, जिसमें RBC है, क्या है, RBC WBC सभी होते हैं। तो RBC के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, वो ही तो जोड़ पाती है ऑक्सीजन को। तो वो इधर इस
एल्विलाई से, या ऑक्सीजन ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो वो इधर विसरित हो जाएगी, विसरण हो जाएगी, विसरण की क्रिया से। फिर इस हल्की दीवार से उपकला कोशिका को भित्ति को बहती हुई ब्लड में आती हुई आरबीसी के हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है कौन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है। ठीक है। फिर आरबीसी इधर जाके ऑक्सीजन युक्त हो जाती है। इधर वाली आरबीसी ऑक्सीजन युक्त है और इधर वाली आरबीसी ऑक्सीजन विहीन है। यहाँ CO2 ज़्यादा है उसमें, लेकिन इधर जाएगा तो ये खून पूरा शुद्ध हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन चली जाएगी, और इसमें नहीं है, इसमें ऑक्सीजन कम है, यानी CO2 ज़्यादा है। मतलब यहाँ एल्विलाई में X से ऑक्सीजन का विसरण होता है। फिर यहाँ ये प्लाज्मा और बाइकार्बोनेट के रूप में यहाँ CO2 आती है और वो CO2 इधर विसरित हो जाती है कुपिका में, फिर बाहर CO2 चली जाती है। ठीक है, यह है श्वसन का पूरा मार्ग। अब हम ये श्वसन मार्ग का अंतिम पार्ट पढ़ लिए। इसमें क्या हो गया कि श्वसन मार्ग अंतिम पार्ट और अंतिम काम यही था कि श्वसन का विसरण, मतलब गैसों का विसरण होना, जहाँ CO2 का बाहर निकलना और O2 का रक्त में जाना। जो ये काम यहाँ कुपिकाओं में हो गया और आरबीसी हीमोग्लोबिन के साथ बंधा के ऑक्सीजन को ले गई, तो ये काम पूरा हो गया श्वसन मार्ग का। अब आगे है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, मैंने निःश्वसन और उच्च श्वसन, मतलब श्वसन का लेना और वो सक्रिय विधि से और छोड़ना, ये क्रिया अगली लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा बन रहा है, इसलिए हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को, ताकि वीडियो बड़ा ना बने और पढ़ने में सहूलियत रहे। तो अब हम ये श्वसन मार्ग पूरा देखें कि नासा और नासा गुहा से होती हुई ये सीधा एल्विलाई में आता है। श्वसन मार्ग पूरा पढ़ा है। अब इस पूरा पढ़ने के बाद इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन क्रिया पढ़ेंगे और उसके बाद में हम श्वसन के जो वायुदाब है वो पढ़ेंगे उसके साथ, और जो विकार हैं श्वसन के वो पढ़ेंगे। तो वो थोड़ा सा और पार्ट रह गया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थोड़ा अब हम इसको पूरा रिवीजन करते हैं जो अभी हम पढ़े हैं। हमने पहले क्या पढ़ा? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें क्या पढ़ा? हम श्वसन की डेफिनेशन पढ़े, मतलब श्वसन क्या होता है। श्वसन को अंदर लेना, यह श्वासन या ब्रीथिंग है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन या ग्लूकोज का दहन या जलना, यह श्वसन कहलाता है। ठीक है, ये श्वसन ये ऑक्सीजन या ग्लूकोज का दहन कोशिका के अंदर होता है, ना कि लंग्स में। तो श्वसन क्रियाएं कहाँ संपन्न होती हैं? कोशिका सेल के अंदर। ठीक है, वहाँ ये ग्लूकोज का अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के दहन होने के कारण ATP का निर्माण होता है, जो 38 से 36 ATP का निर्माण होता है। ठीक है, फिर आगे रेस्पिरेशन के टाइप, जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में। अब ये दोनों मानव में भी होते हैं। जैसे हम ज़्यादा थकान क्रिया करते हैं, यानी ज़्यादा थक जाते हैं, तब एनएरोबिक रेस्पिरेशन मांसपेशियों में होने लगता है, जहाँ लैक्टिक एसिड बन जाता है, फिर थकान महसूस हो जाती है मांसपेशियों में। वो एनएरोबिक की कंडीशन में होता है। मांसपेशियों में ज़्यादा काम करने से एरोबिक रेस्पिरेशन के स्थान पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाता है। ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में पहुंच नहीं पाती है मांसपेशियों को, तो वहाँ लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज के द्वारा। तो फिर वो लैक्टिक एसिड से मांसपेशियों में दर्द होता है, थकान महसूस होता है, तो उसका उपचार ये कि आराम करने से लैक्टिक एसिड खत्म हो जाता है, तो फिर थकान दूर हो जाती है। ठीक है, वो ये दो टाइप हैं। तो इसमें हम पहली रिएक्शन क्या पढ़ी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का दहन, मतलब जिससे 36 ATP या 38 ATP बनती है। ठीक है, ये क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य दोनों में होती है। ठीक है, वो आगे हम लाइन लिखी थी, मतलब ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। कौन? ऑक्सीशोषण, जिसमें पहला
वो हम आगे देखेंगे। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और वो कोशिका द्रव में पहले दो अणु एटीपी बनते हैं। जो कोशिका द्रव में ऑक्सीशोषण में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है और जैसे पायरुविक बनता है और फिर वो कोशिका द्रव में होता है, फिर उसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, तो फिर वो क्रेब्स साइकिल के द्वारा पूरा शोषण होता है, रेस्पिरेशन होता है। ये क्रियाएं ऑक्सीशोषण का ही पार्ट है। ठीक है, आगे है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये इसमें बताया कि अनऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है क्रिया, और इसमें निम्न जीवों में किण्वन जैसी क्रिया होती है और मानव में लैक्टिक एसिड बनता है। देखो पहली लाइन क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरी बात है 2 एटीपी के अणु बनते हैं। तीसरी बात है इसमें कि ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड में चेंज होता है, मतलब मांसपेशियों के ज़्यादा काम करने से लैक्टिक एसिड बन जाता है, थकान महसूस हो जाती है मांसपेशियों में। और ये केवल क्रिया कोशिका द्रव में होती है, या माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं होता है, ये सिर्फ कोशिका द्रव में संपन्न होती है क्रिया। और कवक और खमीर जिसमें किण्वन क्रिया होती है तब अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल बनता है इसमें। किसमें? छोटे निम्न जीवों में किण्वन की क्रिया मतलब फर्मेंटेशन की क्रिया में अल्कोहल का निर्माण होता है और 2 अणु एटीपी बनते हैं। इस क्रिया में 2 एटीपी अणु बनते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और ऑक्सीशोषण में बताया दिया कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में संपन्न होती है। आगे कौन कौन से जीवों में कौन कौन से प्रकार के टाइप से शोषण होता है? निम्न अकशेरुकों में सामान्य सतह से शोषण होता है। मॉलस्का कीटों में शोषण नलिका मतलब ट्रेकिया के द्वारा होता है। और जलीय जीवों में क्लोम मतलब गिल्स के द्वारा, मछलियों में, और केचुआ में सामान्य सतह से होता है। और स्थलीय प्राणियों में फेफड़ों के द्वारा, लंग्स के द्वारा। ठीक है, ठीक है। आगे है शोषण तंत्र के टाइप या पार्ट, वो कौन से हैं? टाइप तो हो गया पूरा, पार्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी के वो है नोजल कैविटी, फ्रेंकिया, फ्रेंकिस और लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्विलाई। ठीक है, यह इसके पार्ट है और हम एक एक पार्ट को पढ़ लिए, देख लें थोड़ा सा कैसे हैं कि नोजल में 2 मतलब नोज है, इसमें 2 छिद्र होते हैं और ये शोषण मार्ग का शुरुआती पार्ट है और उपास्थि से बना होता है। ठीक है, और नासा के गुहा कैविटी, नोजल कैविटी, यह मतलब 2 नासा छिद्र, यह नास छिद्र से अंदर की ओर एक गुहा होती है जिसमें रोम होते हैं और ये वायु को गर्म और ठंडा व मतलब अनुकूलित करती हैं ताकि मानव का तापमान स्थिर बना रहे। ठीक है, रोमों के द्वारा वायु का छनन होता है, मतलब शोषण का फिल्ट्रेशन काम होता है रोमों के द्वारा, जिसमें कीट वगैरह भी रुकते हैं और उन कीटों का, जीवाणु का यहाँ श्लेष्मा के द्वारा नष्ट किया जाता है। ठीक है, जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया वगैरह को नष्ट करते हैं। लाइसोजाइम टाइप के स्राव रिलीज होते हैं जो भोजन, जीवाणु की उपस्थिति और रोने के आदि क्रियाओं में ये स्राव रिलीज होता है। ठीक है, अगला है ग्रसनी फेरिंग्स। ये फेरिंग्स भोजन और श्वसन दोनों का कॉमन पार्ट है। ये एपिग्लोटिस से श्वसन मार्ग रखा होता है, एपिग्लोटिस से। और आगे लैरिंग्स मतलब ध्वनि यंत्र, यहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है, कंठ है, यह ध्वनि पेटी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद अगला पार्ट आता है ट्रेकिया ये सी आकार के छल्लों से बना होता है और ये श्वसन मार्ग का मुख्य पार्ट है। ठीक है, और लास्ट है ब्रोंकाई ये 2 भागों में बढ़ जाती है। ब्रोंकाई राइट लंग्स और दायां लंग्स और बायां लंग्स में, इसमें 2 में बढ़ जाती है ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई आगे बढ़ के ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाती है, मतलब श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है, जिसे तक्ती विभाजन कहते हैं श्वसन का। और ये श्वसन का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, विस्तरण के लिए क्षेत्रफल बढ़ जाए CO2 का, इसलिए ब्रोंकाई में बढ़ती है। आगे है लास्ट एल्विलाई कुपिका, यह यहाँ O2 मतलब ऑक्सीजन और CO2 का मिश्रण या आदान प्रदान होता है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन, रक्त के हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का जुड़ना और CO2 का
मोचन या मुक्त होना यहाँ एलुलाई में होता है, जो ये विसरण क्रिया के द्वारा सरल विधियों से विसरित होता है। यह एलुलाई है और ये रक्त वाहिनी है, उससे ये सिर्फ क्रिया को आपको मैंने बताया वैसे विसरण हो जाता है। और ये पूरा ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम का डायग्राम है, जिसमें ये नोज है, नोज से यहाँ श्वसन अंदर जाता है, फिर नोजल कैविटी में जाता है, फिर यहाँ से होता हुआ ये फेरिंग्स, फेरिंग्स से होता हुआ लैरिंग्स, लैरिंग्स से होता हुआ ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है इसी आकार के छल्लों से युक्त। ट्रेकिया के बाद ये दो ब्रोंकाई, दो पार्ट में बढ़ जाता है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में। फिर ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ये इधर कई पार्ट हैं, ये ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई के बाद में ये गोल गोल अंगूर आकार की ये एलुलाई है, लास्ट पार्ट एलुलाई ये है सभी। और ये हार्ट की तरफ वाला लेफ्ट लंग्स वो छोटा होता है, राइट लंग्स बड़ा होता है। और ये पसलियाँ हैं जो इससे ढका हुआ आवरण होता है बक्स हुआ। अब हम ये नीचे डायफ्राम होता है, जिससे ये रेस्पिरेशन अंदर, गैस अंदर आती है जाती है, ये क्रिया होती हैं, उसे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन क्रिया होती हैं अंतरापुष्प पेशियों से और डायफ्राम से। वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिससे कि कैसे ये डायफ्राम और कैसे सुखड़ते हैं, कैसे गैस अंदर आती है, कैसे वायु का दाब और ऑक्सीजन का दाब परस्पर होता है, दाब प्रवणता के कारण यहाँ गैसों का विनिमय होता है, वो कैसे होता है, और उसका हम पूरा रो के कैसे होते रेस्पिरेशन वो पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा पार्ट बचा है, वो हम अगले लेक्चर पढ़ेंगे, नहीं तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी का। और इसके बाद में हम इस लेक्चर को पूरा होने के बाद क्वेश्चन भी करते हैं, हर चैप्टर के बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसके भी हम क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद सभी साथियों का यूँ साथ बने रहने के लिए, सभी को सुनने के लिए। अब जो लेक्चर सुनने के लिए जो भी कोई प्रॉब्लम आई हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसका मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। और मैंने समझाने की बहुत कोशिश की है, आप भी शायद आपको समझ में आया होगा। और फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट कर सकते हो, मैं उनका आंसर दे दूँगा। धन्यवाद साथियों। और यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।